तो हेलो दोस्तों, आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने प्रोटॉन इंस्टीट्यूट में। आज हम देखने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। देखो, आपको मैं सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। आप इसे लगभग 8 पॉइंट में ख़त्म कर दोगे, है ना। और ये छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं नहीं, लेकिन मैं हर एक चीज़ को थोड़ा फुल लेक्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को समझाऊंगा, तो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है ये 30 to 40 मिनट का। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ोगे? फेज कन्वर्जन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। एक लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक पढ़ोगे आप हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व बनता है एक ऐसे करके ग्राफ बनता है Q और T के बीच में, उसे उष्मीय ग्राफ बोलते हैं। उष्मीय ग्राफ, उष्मीय कर्व। डिग्लेशन प्रोसेस मतलब ऐसे होता है, एक बर्फ की सिल्ली रहती है, एक बर्फ की सिल्ली रहती है, उसके ऊपर से क्या होती है, ऐसे मानो कि आप दो ब्लॉक लटका दोगे एक धागे से बांध के, और वो जैसे जैसे क्या होगा, समय के साथ में वो गलती जाएगी। वो बर्फ़ होगा ना, वो बर्फ़ जैसे प्रेशर पड़ेगा, सोचो ये बर्फ़ है तो इसमें से तुमने इधर दोनों तरफ ब्लॉक लटका दिया, तो ये नीचे प्रेशर डालेगा। अब इस पे प्रेशर डालेगा तो ये क्या होगी, ये पहले यहाँ पे होगा, फिर ये सोचो इसको ऐसे पार कर दिया होगा, ऐसे पार कर दिया होगा। तो जो रीग्लेशन मतलब पहले गल चुका होगा, वी गलन बोलते हैं इसे, मतलब जो यहाँ तक गल गया है लेकिन ऊपर से वापस से जुड़ जाएगा, तो उसे रेगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो भी समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है फेज डायग्राम, अवस्था का डायग्राम, अवस्था परिवर्तन का डायग्राम। ईजी सा है, रूल स्लो इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। लो ऑफ मिक्सचर, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और फिर आपको कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलो इसमें पहला टॉपिक बताता हूँ आपको मैं, और पहला टॉपिक इसी में खत्म है। देख लो, इतना सा पहला टॉपिक है। फेज कन्वर्जन मतलब हिंदी में बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, हम जानते हैं कि 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। अब सोचो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसे मैं हिंदी में नहीं बताने वाला हूँ, आपको भी पता है। ठोस, द्रव और गैस। गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गैस को हिंदी में गैस ही बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, इसका मतलब यदि आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, मन से ठोस से द्रव में जा रहे हो, तो उसे बोलेंगे अवस्था परिवर्तन। या आप क्या कर रहे हो, द्रव से गैस में जा रहे हो, तो उसे अवस्था परिवर्तन बोलेंगे। अब देखो, इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यदि कोई भी पदार्थ है वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं, हम भी जानते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है, मतलब उससे मेल्टिंग मतलब गलन की प्रक्रिया बोलते हैं। यदि कोई भी लिक्विड से द्रव से गैस में जा रहा है तो उसे वेपोराइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। वेपोराइजेशन वाष्पीकरण बोलते हैं। और कोई भी सॉलिड से गैस में जा रहा है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का हिंदी मुझे पता नहीं है, इन दो का हिंदी मुझे इतना याद है नहीं, मैंने अभी चेक किया नहीं है, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। आपको इंग्लिश वाली टर्म याद कर ली इजी है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जाने को वेपोराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड से गैस में जाने को सब्लिमेशन बोलते हैं। अब इन सभी प्रोसेस के लिए क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। मीन्स इसके लिए डेल क्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स अगर प्रोसेस देखते हैं कि लिक्विड से गैस में जाता है तो कोई पदार्थ, अब सोचो वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो अगर ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पानी था पहले, लिक्विड था, बर्फ़ बन गई है, बर्फ़ बन गई तो ये लिक्विड से सॉलिड में गया, तो उसे क्या बोला, फ्रीज बोला, बिल्कुल सही है। फ्रीज का मतलब होता है जमना, है ना, तो इसे जमना बोल दिया, फ्रीज होना। या कोई भी गैस से लिक्विड में आ गया, पहले सोचो ये एकदम गैस थी, अब ये लिक्विड में आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसन, संघनन, हिंदी में बोलते हैं संघनन, संघनन, उसे हिंदी में बोलते हैं संघनन। या कोई भी गैस से क्या कर दिया, डायरेक्टली सॉलिड में आ गया, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ गया, तो उसे बोलते हैं होरफ्रॉस्ट। अब इन सभी के लिए क्या होता है, इन सभी में डेल क्यू नेगेटिव होता है, मीन्स वहाँ पे हीट रिलीज होती है, बिल्कुल सही है। हम जानते भी हीट वहाँ पे रिलीज ही होता है, क्योंकि इसके अंदर सोचो कि आपको देखो बेसिक चीज़ बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना। गैस, लिक्विड, सॉलिड, इसके पार्टिकल एकदम पास पास है, इसके पार्टिकल थोड़े से दूर है, और इसकी पार्टिकल बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी, इसीलिए तो ये दूर दूर है। इसमें कम एनर्जी और इसमें सबसे कम एनर्जी है ना। क्योंकि जैसे आपने मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, वहाँ पे भी तो वही बताया ना। तो वही चीज़ होती है, अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी इसको अगर ये सॉलिड से गैस में जा रहा है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो इसको पार्टिकल उसको दूर दूर करना है, पार्टिकल को दूर दूर करना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स डेल क्यू पॉजिटिव होगा। ओके, चलो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख लेंगे। थोड़ा सा मेल्टिंग किसे बोलते हैं, वेपोराइजेशन किसे बोलते हैं, सब्लिमेशन किसे बोलते हैं, फ्रीज किसे बोलते हैं, कंडेंसन और हॉट फ्रॉस्ट किसे बोलते हैं। अच्छा, एक नोट है, ये ध्यान रख लो कि इन फेज कन्वर्जन, मतलब फेज कन्वर्जन वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो इन फेज कन्वर्जन टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट।
इसमें ये बोल रहा है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान और दाब होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, और यदि कहीं पे प्रेशर इज नॉट गिवन, मतलब कहीं पे यदि दाब नहीं दिया गया है तो हम उसे 1 एटीएम लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, और दाब नहीं दिया है तो वहाँ पे कितना मानेंगे, 1 एटीएम मानेंगे। ठीक है, ये इतने से पॉइंट है, याद कर लो। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट कि लेटेंट हीट क्या होता है, कैसे इसे बताया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा भी बोला करते हैं लेटेंट हीट को। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, जो मैंने बताया था ना पहले, फेज कन्वर्जन, अवस्था परिवर्तन, उसके बाद लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फेज ऑफ द यूनिट सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब द अमाउंट ऑफ द हीट, उष्मा की वह मात्रा जो कि किसी भी यूनिट सब्सटेंस की अवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए, उसे ही हम लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा बोलते हैं। यूनिट मास, किसी भी यूनिट मास के लिए मानो कि आपको कितनी लेटेंट हीट चाहिए, एल। हमने गुप्त उष्मा को किससे रिप्रेजेंट किया है, एल से। तो एम मास के लिए कितनी चाहिए, यूनिट का मतलब है केवल 1 ग्राम के लिए, है ना। तो एम ग्राम के लिए कितनी चाहिए, एम इंटू एल, है ना। अब यहाँ से गुप्त उष्मा कैसे दी जाएगी, गुप्त उष्मा दी जाएगी Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक है, अब लेटेंट हीट कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे हम लेटेंट हीट पढ़ेंगे 2 प्रकार, टाइप ऑफ द लेटेंट हीट। एक तो पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, मतलब गलन की गुप्त उष्मा, और एक पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब देखो इसमें लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन क्या है, हम जानते हैं फ्यूजन किसे बोलते हैं। अवस्था परिवर्तन में आपने पढ़ा था कि सॉलिड से यदि लिक्विड में जा रहा है तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन मतलब गलन की गुप्त उष्मा, मतलब इसे गलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे, द अमाउंट ऑफ द हीट, मतलब उष्मा की वह मात्रा रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, जो कि हमें आवश्यक है 1 ग्राम सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस मतलब 1 ग्राम ठोस पदार्थ से लिक्विड पदार्थ में जाने के लिए उष्मा की जितनी मात्रा चाहिए वही उसकी गलन की गुप्त उष्मा के बराबर होती है। और इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, QF, मतलब लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, है ना, या मतलब हीट ऑफ द फ्यूजन इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। QF इज इक्वल टू एम इंटू LF, ये याद रखना। अब ये ध्यान रखना कि LF ऑफ आइस, मतलब लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब जो बर्फ़ होती है उसकी गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होती है। मतलब 1 ग्राम बर्फ़ को यदि आप वाटर में बदलते हो, लिक्विड में बदलते हो, तो हमें उसके लिए 80 कैलोरी की आवश्यकता चाहिए 1 ग्राम के लिए। सोचो आप 10 ग्राम को बदलोगे तो इसे क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, m की जगह 10 रख दोगे, LF की जगह 80 कैलोरी पर ग्राम रख दोगे, तो 10 ग्राम से ग्राम कट जाएगा और LF से क्या आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। तो 10 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन सेकेंड, वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब लिक्विड, हम जानते हैं वाष्पन क्या होता है, लिक्विड से गैस में जाना वेपोराइजेशन कहलाता है, जो कि मैंने पीछे बता दिया। तो वही चीज़ है, सेम थ्योरी। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड से गैस में बदलने के लिए 1 ग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा चाहिए उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। जिसे अब यहाँ पे बस अपने को पहले फ्यूजन की थी तो यहाँ पे हमने QF कर दिया था, अब QV कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगी, M इंटू LV के बराबर हो जाएगी। अब LV कितना होता है, LV ऑफ द स्टीम, तो LV कितना होता है, वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होती है। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम 540 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि आपको एक लिक्विड से गैस बनाना है, 1 ग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको 540 कैलोरी देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपको 1 ग्राम बर्फ़ को यदि 1 ग्राम वाटर में लाना है तो आपको वहाँ पर ओनली 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। अब सोचो भैया, गैस बनाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, चलो, आपने थर्मोडाइनमिक्स पे पढ़ा था डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, जहाँ पे डेल क्यू क्या होता था, डेल क्यू होता था उष्मा होती थी, और डेल यू इंटरनल एनर्जी होती थी, और डब्ल्यू क्या होता था, कार्य होता था। तो मैंने एक बार ये रिवीजन करवा दिया। तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है, एक तो देखो क्या क्या जो मैंने रेड मार्कर से लिख रखे हैं ना, ये याद कर लेना। रेड मार्कर जहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ से लेके ये, तो इसमें ये याद करना कि LF कितना होता है 80, LV कितना होता है 536, लेकिन 540 कैलोरी मानते हैं, और Q इजकल टू M इंटू L होता है। अब वो चाहे LF हो सकता है या LV हो सकता है, ये भी QF हो सकता है या QV हो सकता है, ये हमें पता ही है ना। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें तो थ्योरेटिकली जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा
इसे जल्दी जल्दी में बताया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी चैप्टर की अच्छे से। तो ओके, अब हम देखते हैं इस पर करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वाली स्लाइड में, एक बार मैं इसे फिक्स कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखो ये पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम आइस इज एट 0 डिग्री टेम्परेचर, इफ इट इज कन्वर्ट इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर देन फाइंड आउट द चेंज इन द एंट्रोपी। देखो मैंने बताया था कि कहीं पे भी अगर ये वर्ड आ जाए, कौन सा, एक तो सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर में क्या कर रहा है भाई, सेम टेम्परेचर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है किसमें, फेज कन्वर्जन में। फेज कन्वर्जन में ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। अब फेज कन्वर्जन में दोनों कांस्टेंट रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा था। तो इसका मतलब ये फेज कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। अब ये एंट्रोपी पूछ रहा है आपने, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी इसे डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी के द्वारा बताया जाता है। और एंट्रोपी क्या होता है, ये रेंडमनेस होती है किसी भी सिस्टम में, है ना। तो इसे कैसे बताएंगे, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है, यदि आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है। अब डेल क्यू की जगह क्या लिखोगे आप, आपको पता है क्यू किसके बराबर है, एम इंटू एल के बराबर हो जाएगी, एम इंटू एल के बराबर हो जाएगी। अब आपको पता है एम यहाँ पे दिया है, कितना मास दिया है आपको, 1 kg दिया हुआ है, तो इसे 1000 ग्राम कर दोगे। और एल किसके बराबर हो जाएगी, फेज कन्वर्जन है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन है। तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन वाटर की कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो देखना ये ग्राम से हो गया, ग्राम कैंसिल, यूनिट भी समझ लेना आप, और डिवाइड बाई टी। टी क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रख दिया अपन ने, डायरेक्ट ऐसे रख दिया। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 293 कैलोरी पर केल्विन के बराबर आएगा इसका डेल एस। इसमें कुछ ही नहीं है, बस आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है, ठीक है। और क्यू की जगह आपको एम इंटू एल एफ रखना है। थोड़ा सा फिजिक्स है, और इसे फिजिक्स में थोड़ा सा क्या क्या है, घुमा फिरा के रिलेट किया है ना क्वेश्चन को। आगे वाला सेकंड क्वेश्चन देखना कि इफ़ द 540 कैलोरी इज गिवन टू 1 ग्राम वाटर 100 टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उन्होंने वाटर को 540 कैलोरी ऊर्जा दी। दिस देन इट इज कन्वर्ट इनटू द 100 डिग्री इनटू स्टीम 800 डिग्री। अब टेम्परेचर सेम है, अवस्था परिवर्तन का क्वेश्चन है, फेज कन्वर्जन का। ये क्या किया, एक वाटर था, उस वाटर को 540 कैलोरी एनर्जी दी 1 ग्राम वाटर को, तो ये भैया किसके अंदर परिवर्तित हो गया, स्टीम के अंदर, वाष्प के अंदर। जब जाके उसका वॉल्यूम कितना बन गया, 1681 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। देन फाइंड आउट द वर्क डन अगेंस्ट द इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब आपको डब्ल्यू पता करना है ना। देन फाइंड आउट द वर्क डन। अब देखो भाई, ऐसे बता दो मेरे को, आपको मैंने जैसे ये लेक्चर बता रहा था, इससे पहले जब मैं एकदम वो फॉर्मूला बता रहा था, तो सबसे लास्ट में डेल क्यू फ्लोट को वापस पढ़ाया था मैंने। आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, पी और डेल वी के बराबर होता है। प्रेशर कितना दिया हुआ है, अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है तो मैंने बताया था, एक तो फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे, और प्रेशर कुछ भी नहीं दिया हो तो उसे 1 atm मानेंगे, और 1 atm को आप 1 × 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, दिक्कत नहीं है। ओ बारिश आएगी क्या, बाहर का मौसम ऐसे हो रहा है, इसमें पता नहीं आज तो, है ना। देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, प्रेशर की जगह क्या लिख दोगे आप, 1 atm, मतलब 1 × 10⁵ पास्कल लिख दोगे। अब डेल वी कितना चेंज हुआ, 1681 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसने दे दिया फाइनल। लेकिन इनिशियल कितना है, 1 ग्राम वाटर था। आपको पता है जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू m बाई वी होती है। अब मास अगर इसका इतना है, कितना, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ, रो इज इक्वल टू m बाई वी होता है। इसका मास कितना है, 1 ग्राम, और इसका डेंसिटी कितना, ये वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान रखना, और डेंसिटी कितना होता है इसका, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 ग्राम से 1 ग्राम कट जाएगा, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका स्टार्टिंग का वॉल्यूम कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में बदलोगे तो यूनिट कन्वर्जन वाला मैंने थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन करवाया था, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भारी हो जाता है, तो आपको मैं बताऊंगा नहीं। बाकी पास्कल के साथ में अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो वहाँ पे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+5 -6, मतलब माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 हो गया। 1681 में से 1 गया तो कितना बचा, 1680 बच गया। अब ये 10⁻⁻1 से 1 0 कट जाएगा, तो इससे क्या बना, 168 जूल। अब ये जो कन्वर्जन होता है ये जूल के अंदर आता है, 168 जूल। अब हम क्या करेंगे, इसे जो पहले अपने को डेल यू पता करना है ना, डेल यू पता करने के लिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसने कैलोरी में दिया है, तो हम इसे कैलोरी में चेंज कर लेंगे। कैलोरी में चेंज करने के लिए
8 से डिवाइड कर देंगे, 4.8 से डिवाइड करेंगे तो 40 कैलोरी। तो फ्लोट के अंदर रख दो, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो आपको डेल यू पता करना है, तो डेल क्यू कितना दिया हुआ है, उसने कितने उष्मा दी थी 540 कैलोरी, और डब्ल्यू कितना हुआ 40 कैलोरी। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ 500 कैलोरी के बराबर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकती है? अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रहा होता तो उस टाइम में स्टूडेंट था, उस टाइम मुझे कहाँ दिक्कत आती? मुझे आती एक थोड़ा सा इसे रिलेट करने में, कि सबसे पहले मुझे डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू क्या होगा, पी डेल वी होता है। पी डेल वी प्रेशर आपको नहीं दिया होता है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा वो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है तो वो याद रहेगा आपको, तो अपने आप ही आप लिख दोगे। डेल वी भी कर दोगे आप। डेल वी में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि 1 ग्राम होता है ना भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे 1 ग्राम वाटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर स्मॉल एम मास हीट इज गिवन विथ कांस्टेंट रेट पी। मतलब 4 स्मॉल एम मास है, हमने क्या किया, कांस्टेंट रेट पी की रेट से हमने उसे हीट दी। देन इट इज चेंज इन टी टाइम, देन फाइंड आउट द लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। फिर हमें लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस देनी है। कितने टाइम तक दी, टी टाइम तक। देखो ऐसे बताओ कि पी वोट दिया आपने, कितनी हीट दी, पी वोट, मतलब पावर है ना, शक्ति। तो पी वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड होती है, जूल पर सेकंड के हिसाब से दी। तो 1 सेकंड में कितनी दी, पी जूल दी। अब देखो टी सेकंड में कितना दोगे, पी इंटू टी जूल दोगे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डिफिकल्टी फील होगी। सोचो आप पी वोट दे रहे हो, तो वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए, जूल पर सेकंड होना चाहिए। तो इसने 1 सेकंड में कितनी दी होगी, पी जूल दी होगी 1 सेकंड में, क्योंकि इसे क्या करोगे, देखो इसे किससे गुणा करोगे, 1 सेकंड से, तो 1 इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कर जाएगा, मतलब पी जूल रही होगी वो। अगर आपको टी सेकंड में पता करनी है कितनी एनर्जी है, तो आप इसे टी से गुणा कर दोगे, इसे टी सेकंड से गुणा कर दोगे, तो सेकंड से सेकंड कट के पी इंटू टी जूल हो जाएगा। आपको पता है लेटेंट हीट किसके बराबर होती है। अब कितनी, पी इंटू टी जूल, मतलब ये इतनी उष्मा दी है, मतलब इतना क्यू दिया है। हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये भी क्यू के बराबर हो गया, और पी एम इंटू एल भी क्यू के बराबर होता है। तो हम पी टी इज इक्वल टू एम एल लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू क्या होता है, एम एल होता है, और यहाँ पे क्यू क्या है, पी इंटू टी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू पी टी बाई एम के बराबर हो जाएगी। जहाँ पे पी तो क्या है, उसकी पावर देने की, कितने टाइम तक दी है, और कितना मास है। तो इससे ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना भाई, ये याद कर लेना, जिससे क्या बोलते हैं, अपना एक चीज़ है, हमें भी हमारे सर जी पढ़ाया करते थे, गुरुजी बोला करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो मैं हिंदी मीडियम से था। तो हमारे गुरुजी बोलते थे भैया एम टी आर का मतलब है माँ तुझे सलाम नहीं भाई, क्योंकि ऐसा होता है उसके लिए, तो मुझे तो रट लो, तो ये होता है इसके लिए। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत आई होगी, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया भैया। थोड़ा सा तभी टाइम लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो घास भी काट के जा सकता हूँ, पर घास काटना है नहीं। चलो भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन है ना, चुन चुन के उठाएं भाई, चुन चुन के उठाएं, और इन्हें है ना ख़त्म कर देना एकदम से, मस्त वाला सीखना है। देखो 10 ग्राम आइस इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड आउट द हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि पहले आइस था, वाटर में चेंज हो रहा है। अब आपको पता था यदि आइस वाटर में चेंज हो रहा है, अब तक पढ़ते आ रहे थे कि उसका टेम्परेचर सेम था। यदि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस था, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या था, वाटर बना था। लेकिन यहाँ पे इसने बता दिया कि जो आइस है ना, 10 ग्राम बर्फ है ना, उसको हमने पानी में तो बदल दिया, लेकिन उसका साथ का साथ टेम्परेचर 0 से लेकर 10 तक हो गया। तो बताइए कि कितनी हीट रिक्वायर है। तो देखो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट होती है, मतलब विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट हिंदी में छोटा ई आता, विशिष्ट उष्मा। भैया मेरी हिंदी में बहुत ही दिक्कत है, मतलब ये लैंग्वेज वाली, ये श्रुति लेख की, मतलब शुद्ध लिखने वाली। मेरे भैया हिंदी के टीचर है, तो वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर कितनी होती है, मतलब क्या होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का मतलब है, विशिष्ट उष्मा का मतलब है कि उष्मा की वह मात्रा जो कि किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। मतलब स्पेसिफिक हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज ए 1 डिग्री टेम्परेचर
ऑफ एनी सब्सटेंस है ना, तो उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है 3 डाटा कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी होती है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस कितनी होती है, बर्फ़ की 0.5 होती है, और भाप की कितनी होती है, स्टीम की 0.47 होती है। देखो ऐसे आपको हमेशा ग्राफ बना लेना है कि आप पहले कहाँ पर हो। तो इसने बता दिया, इसने बोल दिया कि 10 ग्राम आइस है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, वो कहाँ पे जाएगी पहले, जब हम उसे टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगी, सबसे पहले कौन सी अवस्था में जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हम उससे कितनी ऊष्मा देंगे। अब टेम्परेचर सेम है, आपको पता है टेम्परेचर सेम होता है तो ऊष्मा हम गलन मतलब हम कौन सी गुप्त ऊष्मा के द्वारा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, फ्यूजन है, तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन कितनी हो जाएगी, m/L के बराबर हो जाएगी। मास कितना है 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना। तो इससे कितनी हो जाएगी, 800 कैलोरी के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ तक पहुँचा तब इसे हमने 800 दे दी। लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, मतलब ये पानी था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब हमने इसका टेम्परेचर इसी पानी का 10 डिग्री कर दिया, तो इसमें हम कौन सी ऊष्मा देंगे भैया। मैंने बोला ना कि किसी भी एक पदार्थ की बिना अवस्था चेंज किए हुए, पहले भी पानी था बाद में भी पानी है, बिना अवस्था चेंज किए हुए उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाने के लिए जो ऊष्मा होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, और उसका मान 0.5 के बराबर होता है। तो इसके लिए ध्यान रख लेना, जब भी एक अगर पानी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए Q = mc डेल्टा टी काम में लेते हैं, जहाँ पे C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है, और पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम के बराबर। तो मास कितना है यहाँ पे 10 था, क्योंकि सोचो ये पहले 10 ग्राम आइस था तो इसने 10 ग्राम पानी में बदल दिया। अब ये 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, बस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि Q = mc डेल्टा टी के द्वारा, mc डेल्टा टी। तो m कितना है 10 है, c कितना है स्पेसिफिक हीट 1 है, और डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना चेंज है, पहले 0 था अब 10 हो गया, मतलब 10 का चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे 100 कैलोरी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है यदि आपने 10 ग्राम आइस को अगर 10 ग्राम वाटर जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके लिए टोटल कितनी हीट चाहिए, तो ये हो जाएगी Q1 + Q2 के बराबर है। तो Q1 कितनी 800 कैलोरी, और 100 कैलोरी फिर देंगे इसका पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इस तरह से टोटल हीट कितनी चाहिए हमें 900 कैलोरी के बराबर। तो कहीं भी आ जाए, देखो ये ध्यान रखना पहले, है ना। कैसे करोगे इसकी क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के, वो आपको ऐसे बोलेगा, अगर कोई भी आपको ऐसे बोल दे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आइस है, उस आइस को सोचो 0 भी नहीं, आपको बोल दिया भैया एक बर्फ़ है जो कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उससे तुम्हें आइस 50 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, आपको उसे चेंज करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में H2O में, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए इसका अवस्था परिवर्तन। सोचो आप इस -50 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस थी, आप पहले उसे क्या लेके जाओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में लेके जाओगे। अब इसके लिए क्या चाहिए, यदि अवस्था सेम है फिर भी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा काम में आती है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगी Q = mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। m सोचो इसका मास 1 ग्राम आइस थी, वो 1 ग्राम आइस को हम लेके जा रहे हैं, 1 ग्राम आइस थी, है ना। तो m की जगह 1 लिखोगे, c की जगह c आइस कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस 0.5 कैलोरी होती है, और डेल्टा टी -50 से 0 में जा रहे हो, मतलब 50 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतनी उसे हीट दोगे, यह हो जाएगा कैलोरी के बराबर। तो 50 को जब इससे 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25 कैलोरी। फिर आइस को क्या करोगे आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को पहले आप लेके जाओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, डायरेक्ट आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के H2O में नहीं ले जा सकते, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में लेके जाओगे। ये स्टेप है। यहाँ पे कौन सी ऊष्मा आएगी, यहाँ पे आएगी लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। मास कितना है 1 ग्राम आइस थी अपने पास, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन आइस का कितना होता है 80 कैलोरी, मतलब इसके लिए कितना चाहिए 80 कैलोरी और चाहिए भाई। तो सोचो 80 कैलोरी और चाहिए यहाँ तक। अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को कितने में बदलेंगे, इसे हम बदलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो इसमें वापस से कौन सी ऊष्मा, इसमें क्या हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हम जानते हैं कि इस जो अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट वाली अवस्था होती है वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर चेंज होता है। तो वहाँ पे Q = mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। मास कितना है 1,
अब वाटर बन गया तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1 होती है और डेल्टा टी कितना है 100 है, इसका मतलब 100 कैलोरी और चाहिए। तो ये प्लस का 100 कैलोरी और चाहिए, तो 180 प्लस 25 205 कैलोरी चाहिए टोटल। ये कॉन्सेप्ट है भाई आपको। तो आपको समझना है अगर माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है आइस का, तो पहले जीरो के टेम्परेचर में लेके आओ आइस के में, फिर उसे जीरो के टेम्परेचर में लेके आओ वाटर के में, फिर टी टेम्परेचर जो कि है उसे वाटर में लेके जाओ, टी टेम्परेचर से वो क्या करेगा, सोचो 100 है ये, यहाँ से उसे लेके जाओ 100 के स्टीम में, फिर 100 के स्टीम में स्पेसिफिक हीट लगा के कोई भी जैसे टी प्लस 100 मतलब कोई भी एक टेम्परेचर जो कि 100 से ऊपर है उसके स्टीम में। तो इस तरह से फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया और आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें मैं 3 लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एकदम जीरो से बताए भाई, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट, चाहे नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए हो। चुटकियों में क्वेश्चन हुए, चुटकियों में भाई, इतना ईजी तो कौन पढ़ाएगा तुम्हारे को, ये बता दो बस मेरे को, इससे ईजी कोई नहीं पढ़ा सकता है ना। इतना मैंने समझा दिया ना, इतना कोई नहीं समझा सकता। तो भाई ऐसा करो, मतलब मेरे चैनल को, वीडियो को हर बार वीडियो देख के जा रहे हो तो लाइक करके जाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों को बताओ कि आपको फिजिक्स में या कोई से भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो यहाँ से पढ़े, क्योंकि आप कहीं पे अगर 2 घंटे लेक्चर देख रहे हो और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर आप 3 घंटे देख रहे हो और आपको हर एक चीज़ समझ आ रही है तो भैया वही तो चीज़ें हमें समझना है अल्टीमेट। किसी टीचर के किसी के फेवर में मत रहो, वो अच्छा पढ़ाता है यार पूरी दुनिया उसी को देख रही है, दुनिया से मतलब नहीं है, तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ो, है ना। बस तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और लगे रहो, सिलेक्शन भारी काम नहीं है, बस हो जाएगा तुम्हारा। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, हर चीज़ हो जाएगी, भगवान को सब दिखता है भाई, है ना। ओके चलो ठीक है, बाय। और अच्छे से पढ़ते रहो एंड बेस्ट ऑफ लक जो सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा भाई, देखना किस्मत अच्छा ही देगी, इतना मेहनत कर रहे हो तो भाई सब अच्छा ही मिलेगा। और ये जो लेक्चर्स बना रहा हूँ ना भाई, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड, इसके लिए मेरे पास मैंने कहा 3000 आता है ना, ये समझ लो मेरे पॉकेट मनी, उनमें से मैंने 1000 का बोर्ड मंगवा लिया, अब 2000 बचे। 2000 यार थोड़ा दिक्कत होता है, पर जो भी है आपका बस फ़ायदा होना चाहिए। ये जो मार्कर बना है, ये मार्कर साला 3 दिन में भी नहीं भाई, ये 2 दिन चलता है, 25 रुपये का आता है, ऐसे ऐसे करके महीने के मैं 700-800 रुपये के मार्कर खा जा रहा हूँ। तो मेरे पास तो फंड भी नहीं है, ये समझ लो। पर यही है कि पढ़ा के अच्छा लगता है तो बस इसीलिए थोड़े लेक्चर डाल देता हूँ। और आपको जिस सब्जेक्ट में चाहिए, पीसीबी में जो भी सब्जेक्ट चाहिए आपको, कोई सा भी देखना, अल्टीमेट लेक्चर डालूंगा भाई, अल्टीमेट, दिमाग में घुसेगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं पढ़ाऊँ और समझ रहा है। ओके चलो ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़ते रहो, बस आपके लिए सब कुछ। और एमबीबीएस में आ जाओ, अब तो मैं एमबीबीएस के लिए भी लेक्चर डाल दूंगा। आप जब एमबीबीएस करने आओगे तो एमबीबीएस के लिए भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ, थोड़े टाइम से कुछ नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, तो अब वो भी धीरे धीरे डालना शुरू कर दूँगा। ओके ठीक है, बाय।